नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पिछले 2 दशकों का राजनीतिक इतिहास यह कहता है कि जब जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया, गाली दी या नीचा दिखाने की कोशिश की, तब तब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे वो आम चुनाव में हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव में हो। क्योंकि पीएम मोदी को कांग्रेस की गाली चुनावी हथियार वैसे बनाते हैं, और आज भी वही हुआ। खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कर्नाटक से पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और सीधा संदेश दिया कि एक एक गाली का हिसाब जनता करेगी, कांग्रेस की गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। मोदी ने यह भी बताया कि कांग्रेस अब तक 91 बार उन्हें गालियां दे चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस कई सौवे में बीजेपी से आगे निकलती दिख रही है, लेकिन खड़गे ने बीजेपी और मोदी को खेलने के लिए उनकी फेवरेट पिच दे दी है। तो कुरुक्षेत्र में सवाल इस बात का कि क्या कांग्रेस ने वोटिंग से ठीक पहले कर्नाटक में सेल्फ गोल कर लिया है। इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन देखते हैं पहले एक रिपोर्ट। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औसद करे, एक करे घाव। कबीर का ये दोहा मौजूदा सियासत के लिए बड़ी सीख है, क्योंकि शब्द बाण शह और मात तय कर देते हैं। कर्नाटक चुनाव में आज से पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और शब्दों के इसी घाव को कुरे दिया। खड़गे के बयान को लेकर बीदर में प्रधानमंत्री मोदी को उनका फेवरेट पिच मिला तो उन्होंने गाली देना कांग्रेस का इतिहास बता दिया और इसका अंजाम याद दिलाया। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा, दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी, कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। कर्नाटक चुनाव का घटनाक्रम सियासत में नया नहीं है। इससे पहले भी कई चुनावों में पहले गाली और फिर नुकसान का सिलसिला दिखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आ रही। ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए ये परंपरा बन गई है। बीते 2 दशक में कांग्रेस पार्टी के 3 अध्यक्ष हुए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तीनों ने अध्यक्ष रहते हुए नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने के लिए अपशब्दों का सहारा लिया। बाद में तीनों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 1 दिसंबर 2007 को गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, लेकिन यह बयान कांग्रेस को बैकफायर कर गया। मोदी ने इस बयान को चुनाव प्रचार में मुद्दा बनाया। बीजेपी 117 सीटों के साथ फिर से सत्ता में आई। 2 फरवरी 2014 को बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सत्ता की भूख के लिए हिंसा भड़काने और जहर की खेती करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। नतीजा, कांग्रेस इतिहास की सबसे कम सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहा। चुनाव में तो हार मिली ही, बाद में संसद सदस्यता भी गई। पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव में खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी। मोदी ने इसे भुनाया और गुजरात में कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। अब एक बार फिर कर्नाटक चुनाव में जहरीला सांप वाला बयान क्या असर दिखाता है, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल खड़गे की एक चूक ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। शुरुआती तमाम सर्वे कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सर्वे में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से जहरीले सांप वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है और खुद मोदी शाह की जोड़ी इसे हर मंच पर भुनाने में लगी है,
अगर कांग्रेस को इसका खामियाजा कर्नाटक में झेलना पड़ जाए तो ज्यादा हैरानी नहीं होगी। और डिबेट में बातचीत करने के लिए इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ दिख रहे हैं। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है, और साथ ही साथ अतुल लांडे हमारे साथ दिख रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। कह रहे हैं कि आप लोग कर्नाटक में बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं। कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी है, कर्नाटक में कमीशन वाला मुद्दा है, कर्नाटक में करप्शन वाला मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की ऐसी क्या मजबूरी रही कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द या विवादित टिप्पणी करनी पड़ी? यह मजबूरी है, संयोग है, या फिर प्रयोग है? ऐसा विवेक कि आपने बासन गौड़ा जी का नहीं, बासन गौड़ा पाटिल जी का नहीं दिखाया। उन्होंने सोनिया जी को विश्वकन्या कहा, एक महिला को, उस महिला को जिसके गोदी में इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी 32 गुड़िया खाकर लहूलुहान होकर शहीद हुई, उस महिला को जिसके पति ने इस देश के लिए चितड़े चितड़े होकर बलिदान दिया, उस महिला को चीन की एजेंट कहा उन्होंने, उस महिला को पाकिस्तान की एजेंट कहा इन्होंने, जिसके सास ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हर बार हमने युद्ध जीता, और उसके बारे में जो कहा वो आपने टीवी पर दिखाया नहीं। गोरी चमड़ी कहा, बारगल कहा, आज भी गंदे गंदे मैसेज उनका सारा आईटी सेल जो है वो चलाता है सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, पूरे परिवार के बारे में, उनका धर्म जो गलत बताएंगे। स्मृति ईरानी के बारे में बात नहीं कहेंगे, वो हिंदू है, लेकिन फिरोज गांधी जो है वो फारसी रहते हुए वो मुस्लिम है। इस तरह का गंदा अपप्रचार जो है वो भाजपा करती है। इन्होंने 91 गाली की बात की, मैं 910 गालियां बता सकता हूं जितनी इन्होंने गांधी परिवार को दी है आज तक, और अभी भी देना शुरू है। तो ये तो इनका इतिहास है और ये सच्चाई है। सच्चाई तो ये तो डर गए हैं। कल एक ईडी का इतिहास सर्वे आया इडाई का, और इडाई का सर्वे कहता है 134 से 140 तक सीटें जो है वो यहां मिलने वाली है। अरे इन्होंने करप्शन में तो साधु संतों को नहीं छोड़ा है, मठों को नहीं छोड़ा। डिंगालेश्वर जी जो यहाँ के सबसे बड़े मठ के प्रमुख है, मठाधिपति है, उन्होंने कहा कि ये हमें सिर्फ 10% का कंसेशन देते हैं और 30% का जो है हमसे कमीशन लेते हैं। यहाँ दो संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली, क्या उसका उन्होंने कोई इंक्वायरी की? ईश्वर पर जो लोग करप्शन किए हैं, जिनके ऊपर करप्शन के आरोप है, ऐसे लोगों को फोन करके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमें जितवाने के लिए मदद करो। यह प्रधानमंत्री की अवस्था है। और देश के प्रधानमंत्री जो ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसका रिकॉर्ड दाऊद के साथ, दाऊद का हस्तक, दाऊद का साथ रहने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह उसका साथ देते हैं, और देश की बेटियां वहां बैठी है, देश का प्रधानमंत्री उनके पीठ पे हाथ नहीं रखता, उनके सर पे हाथ नहीं रखता। अतुल जी, मेरा तो ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी की तरफ से आए। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो खुलकर बात कीजिए और खुलकर कहिए कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप ये कहने लग जाते कि भाई उनके लिए भी हुआ, उनके लिए भी हुआ, उनके लिए भी हुआ, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि पर हम क्यों नहीं आते? बराबर है विवेक जी, यही इस पृष्ठभूमि पर हम लोग है। इसीलिए जब बयान आया खड़गे जी का, तो खड़गे जी ने बताया कि मैं विचारधारा के बारे में बात कर रहा था, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा था। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री ने, एक देश की ज्येष्ठ नेता जिसने प्रधानमंत्री पद का तक त्याग कर दिया, आज देश नेता है जिसे 2 बार मैंडेट इस देश की जनता ने दिया है, उसके बारे में उनका खासदा, उनका भाई आप तो 2 बार मैंडेट की बात, अतुल जी आप तो 2 बार मैंडेट की बात कर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, उनके मैंडेट, उनको भी तो मैंडेट देकर ही बिठाया, उनको तो किसी ने जबरन बिठाया नहीं, उनको भी तो देश ने मैंडेट ही दिया है। मैं तो ओवरऑल नैतिकता की बात कर रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं, मैं वही बात किया कि देश के प्रधान, जिस तरह से खड़गे जी ने कहा कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा है, मैंने विचारधारा की बात कही है, विचारधारा के लोग को लेकर उन्होंने वो बात नहीं। तो आप ये मानते हैं कर्नाटक चुनाव में आपको इसका नुकसान होने जा रहा है? कर्नाटक ने मन बना लिया, मैं कर्नाटक में बैठा हूं जी, कर्नाटक में मैं प्रचार देख रहा हूं, ठीक है। और कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया है कि ये 40% की कमीशन खोर सरकार, ये बदनाम करने वाली, ठीक है। अतुल जी आप कह रहे हैं कर्नाटक ने मन बना लिया, इस बयान का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ संगीत रागी आप जुड़े हुए हैं, हमारे साथ घनश्याम तिवारी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका स्वागत है। और तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी शब्दावलियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के लिए भी हुआ, कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस के चीफ नेताओं के लिए हुआ, लेकिन उस पर बीजेपी ने कभी उस पर कोई सफाई पेश नहीं की। और जो बयान दिया गया है खड़गे जी की तरफ से, उस बयान का कर्नाटक के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह सत्य है कि पिछले करीब 15-16 वर्षों में राजनीति में शब्दों की गरिमा बहुत गिरी है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में, जब सोनिया जी ने मौत के सौदागर जैसे शब्द का प्रयोग किया था। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, वो उस समय प्रधानमंत्री से बड़े कद की थी। कभी एक कोई उदाहरण बताइए 2007 से पहले जब प्रधानमंत्री अथवा उसके स्तर के किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे नेता के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया हो। उसके बाद सीमा कहां तक गई वो छोड़िए, उसमें लहू पुरुष, यमराज, नाली का कीड़ा और जाने क्या क्या, वहां तक तो एक बात है कि आप अपने मन की घृणा और विष को एक संज्ञा दे रहे हैं, परंतु याद करिए इमरान मसूद बोटी बोटी काट डालूंगा, और ये जो सारे बयान मैं दे रहा हूं इनमें कुछ भी इनडायरेक्ट स्पीच नहीं था। मतलब जैसे जो बयान ये लोग कोट करते हैं उसमें किसी का नाम नहीं था, मगर इन्होंने मान लिया या ये लोगों को लगा कि ये फलां के लिए कहा गया है। पर इमरान मसूद ने कहा मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा। आज तक कभी आप सोचिए किसी दुनिया के देश में ऐसा कहा गया होगा बोटी बोटी काट डालेंगे। और अभी सुनिए, अतुल जी बैठे हुए हैं, शायद उनका क्या नाम था, अबू शेख नाम था, महाराष्ट्र के नेता, कुत्ते की मौत मरेगा। यह शब्द, मौत की कामना, मौत का प्रकार, छोटे मोटे नेता नहीं है। सुबोध कांत सहाय गृह राज्य मंत्री रहे हैं झारखंड के, उन्होंने कहा हिटलर की मौत। और अभी कुछ दिन पहले कब्र खुदेगी, उसमें भी साफ शब्द था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कोई किंतु परंतु नहीं था कि साहब ये तो कहा किसी के लिए क्या था। और अभी गुजरात के चुनाव में खड़गे जी ने बोला कि मोदी जी रावण है, मोदी शब्द के साथ। मधुसूदन मिस्त्री ने बोला कि मोदी को औकात दिखा देंगे। और यहां पर भी जो खड़गे जी ने बोला तो मोदी जी के लिए मोदी शब्द के साथ जहरीला सांप शब्द बोला। इसलिए मैं मानता हूं ये यही मोहब्बत की दुकान थी। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी कहते थे ना नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने आए हैं, इतने जहरीले बयानों के साथ आए हैं, इतनी जहर बुझी जुबान के साथ आए हैं, और उसके बाद यह दावा है कि मोहब्बत की दुकान सजाने आए। कर्नाटक की जनता और देश की जनता बहुत समझदार है, 91 हो चुकी हैं। मैं राजनीतिक संदर्भ में कह रहा हूं, शब्दशः न लिया जाए, 100 गालियों का एक इतिहास है भारत की महान संस्कृति में, और उसके बाद वह व्यवस्था का ही अंत हो जाता है। मुझे लगता है स्वयं अपने कर्मों से क्रमशः ये विपक्ष के तथाकथित लोग उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, मैं तहसीन के पास जा रहा हूं। अतुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, तहसीन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आऊंगा आपके पास। तहसीन मनमोहन सिंह, नहीं, एक सेकंड अतुल जी, एक सेकंड सबसे बड़े मंदिर में भाई प्रधानमंत्री मोदी जी, भाई अतुल जी एक सेकंड, थोड़ा सा सब्र रखिए। तहसीन पूनावाला जी, इतनी घृणा क्यों? और ये इस तरह के बयानबाजी की आखिर आवश्यकता क्या? और जब आपको पता है कि कांग्रेस के खिलाफ ही ये बयान जाने वाला है, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे वो चुनाव के नतीजे में हो, इतिहास इस बात का गवाह है, नतीजे इस बात का गवाह है, इसमें कभी किसी को कोई सवाल नहीं हो सकता है। तहसीन पूनावाला जी। विवेक जी आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2-3 चीज में, क्योंकि मैं सुधांशु जी की बहुत 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 इज्जत करता हूँ और ये जानते, एक फैक्ट चेक उनको कर दो बहुत विनम्रता से। सुधांशु जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मौत का सौदागर ये शब्द सबसे पहले माननीय सोनिया जी के लिए 2002 में और कांग्रेस के लिए आदरणीय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2002 में इसका प्रयोग किया था, जब वो गौरव यात्रा के लिए निकले थे। मैं 2002-2007 की बात में नहीं जाना चाहता, मैं सुधांशु जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि पास्ट की बातें हम भूल जाए। लेकिन वर्तमान में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे मित्र शशि थरूर की पत्नी, मरूम पत्नी के लिए 50 करोड़ की गलत, और हाल में वेस्ट बंगाल के चुनाव में दीदी और दीदी जैसे शब्द, और मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे किस तरह से नहाते ऐसे पार्लियामेंट में सबको बताया रेनकोट पहनकर, तो ये बात हो गया, स्तर गिर चुका है। इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। तू मैं का विषय नहीं है, हमें स्तर बढ़ाना होगा। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस को वोट करता हूं और मैं कांग्रेस से बेहद मोहब्बत करता हूं कि कांग्रेस भाजपा के ट्रैप में ना घिरे। क्योंकि होता क्या है कि भाजपा जब इन शब्दों का प्रयोग करती है, किसी कारण वो कैच ऑन नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के शब्दों को जो भी उसके इर्द गिर्द वजह है उसको उछाला जाता है। अब अतुल भाई कर्नाटका में है, कर्नाटका में जरूर 100% वर्तमान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। 115 सीट इस वक्त कांग्रेस है और 130 से 135 सीट तक कांग्रेस जा सकती है। तो ये मोमेंटम कांग्रेस को नहीं खोना है। भाजपा चाहती है कि यहां वहां डाइवर्ट हो, इसलिए पॉलिटिकली ये बात कांग्रेस के लिए जरूरी है। किसी विषय पर बात न करें, ना प्रधानमंत्री पर, ना सत्यपाल मलिक, ना पुलवामा, ना किसी कॉर्पोरेट पर। आप सिर्फ कर्नाटका का विकास, नंदिनी
इकोनॉमी और जॉब से फोकस कीजिए। 115 से 135 तक कांग्रेस पहुंच रही है। भाजपा का जो है जनादर कर्नाटका में खत्म होने वाला है, इन्हें कोई वोट नहीं दे रहा है। एक और चीज कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बिल्कुल अतुल भाई सही कह रहे हैं, मैं अतुल भाई से बिल्कुल 100% एग्री हूं। जब ये लोग यानी कि भाजपा के समर्थक गाली देते, हाल में गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा सोनिया जी के लिए? सोनिया जी को इसलिए मत मिलते क्योंकि वो गोरी चमड़ी की, अगर वो काली होती ये मत नहीं, उनको एक वोट नहीं मिलता। गिरिराज सिंह जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे दोस्त है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये सिटिंग मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तहसीन जी, आपने कहा कि आप पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने सारी पास्ट की बातें गिनाई, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा सवाल कर्नाटक चुनाव को लेकर स्पेसिफिक है। इस चुनाव में आपने कहा कि बीजेपी के ट्रैप में नहीं गिरना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि जहरीले सांप की तरह है मोदी जी, उनको छुएंगे तो आप मर जाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के एजेंट है और वो बीजेपी का ट्रैप लगा रहे हैं वहां पर? नहीं नहीं, इसमें एक कर्नाटका के चुनाव में एक स्लाइड चेंज है। मैं पॉलिटिकली एक एनालिस्ट की तरह बोलता हूं, खड़गे जी के बयान से कांग्रेस को नुकसान इस वक्त नहीं होगा, लेकिन दोबारा से इस को नहीं मानना चाहिए। ये बात निकल गई है, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। दोबारा कह रहे हैं कि ठीक है तहसीन भाई, आप कह रहे हैं कि इससे नुकसान नहीं होगा। मैं संगीत रागी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद घनश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी जो कह रहे हैं इससे नुकसान नहीं होगा क्योंकि कर्नाटक में जनता ने तय कर लिया है 135 सीटों तक कांग्रेस आ रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब गेम चेंज हो रहा है क्योंकि इस तरह की बयानबाजी प्रधानमंत्री के लिए देश के किसी भी हिस्से में बर्दाश्त नहीं की जाती है। संगीत रागी जी, देखिए, होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो अतीत का जो पैटर्न है उसको यदि हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को डैमेज होगा। कांग्रेस को पुरानी आदत है, वो सेल्फ गोल करने में माहिर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, भारत यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसी बोल जाते हैं जो उनकी पार्टी के खिलाफ ही चला जाता है। और मैं सुधांशु जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इस देश की राजनीति में एक विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में एक परस्पर संवाद था, एक दूसरे के प्रति बड़ा आदर भाव था। एक समय था जब डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर दीनदयाल जी एक दूसरे के मैनिफेस्टो तक को ठीक करते थे। तो ये हमारी एक परंपरा रही है और ये बहुत दूर तक चली आई है। जो गिरावट आई जब से श्रीमती सोनिया गांधी ने अब कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में ली, उन्होंने पूरा परिवार पर केंद्रित कर दिया। और जब परिवारवादी पार्टियां बंद खड़ी होती हैं तो ध्यान रखिएगा, उनके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो सत्ता के आसपास होते हैं या ब्यूरोक्रेसी में जो होते हैं, उनके दल के होते हैं, उनकी प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक मूल्यों से ज़्यादा उस व्यक्ति के प्रति होती है जिनके आधार पर वो आश्रित रहते हैं उस पार्टी में बने रहने के लिए। और यहीं से वो सिलसिला होता है जब आप इस प्रकार के गाली गलौज की भाषा का आप प्रयोग करते हैं। जहां तक कर्नाटक का चुनाव है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस जीतते जीतते हार गई है। और मुझे डर ये है कि कांग्रेस जो आप कह रहे हैं कि सोनिया जी के आने के बाद कांग्रेस की राजनीति में बदलाव आया। मैं अतुल जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन घनश्याम जी एक सवाल मैं जल्दी से आपसे ले लेता हूं। सवाल यह है कि विपक्ष की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहना ही पड़ रहा है? क्या वो राजनीतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल होता है? नमस्कार विवेक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, वरना जिस तरीके से देश में माहौल बना था, मुझे लग रहा था प्रधानमंत्री जी का कद इतना ऊंचा हो गया है कि उन्होंने सुनना बंद कर दिया है। बेटियां प्रधानमंत्री निवास से कुछ दूर पे बैठी हुई हैं। आरोप है भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर, संत ब्रजभूषण सिंह पर कि 1000 से ज्यादा, हमने रामायण में, महाभारत में 5000 साल के इतिहास में ऐसा कोई आरोप नहीं सुना है कि एक व्यक्ति के ऊपर 1000 से ज्यादा बच्चियों के शोषण का आरोप है। समूची भारतीय जनता पार्टी उसको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट को उठना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे लगता है सबसे बड़ा, अगर किसी के ऊपर कोई गाली आप कहते हैं या सबसे बड़ा उसकी बेइज्जती होती है जब इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठे व्यक्ति को बेईमान कहा जाता है, उसकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल उठाया जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता
स्वयं 4 बार राज्यपाल रहे डॉक्टर सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आपकी सरकार की लापरवाही से 40 जवान शहीद हुए, जिसमें कर्नाटक के भी जवान थे, उत्तर प्रदेश के जवान थे, देश भर के तमाम राज्यों के जवान थे, और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। तो मैं ही यही मानूंगा कि प्रधानमंत्री सुन नहीं पा रहे थे। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री सिर्फ देश भर में होने वाली एक घटना सुनते हैं और सारी बातें नहीं सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं कि कौन सा अपमान बड़ा है। आप बताइए या सुधांशु जी बता दें कि अगर मैं कहूं कि आपकी जिम्मेदारी की थी और सैनिक शहीद हुए, ये आरोप और ये लापरवाही और ये इल्जाम आप पर है, ये बड़ा आरोप है कि किसी ने कुछ कह दिया वो बड़ा आरोप है। अगर प्रधाधानमंत्री इस वक्त इस विषय पर जवाब दे देते, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप ये मैं सुधांशु जी से इसका जवाब ले लूंगा, चूंकि आपने सीधा सवाल पूछा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सुधांशु जी। विपक्ष का सीधा सवाल आपसे, देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी का फोकस सिर्फ इस वाले मुद्दे को लेकर क्यों है, खड़गे के बयान को लेकर क्यों है? सुधांशु जी। देखिए, मैं इस बात का जो सवाल घनश्याम जी ने किया वो जवाब देना चाहता हूं। उससे पहले मैं यह भी गिना, बिल्कुल मुद्दे हैं, हमने तो गिनाया। जब से हमारी सरकार बनी कर्नाटक में, पहले केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज 7 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे 75 मिनट में आप जा सकते हैं। बेंगलोर में अगर गए होंगे अतुल जी और जो भी लोग, देखें बेंगलोर का जो टर्मिनल 2 बना है, इंटरनेशनल लेवल का बना हुआ है। टुमकुर में हवाई जहाज युद्धक हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री बनी। भारत पहली बार 25% आईफोन भारत में बन रहे, वो भी कर्नाटक में। सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्री कर्नाटक में चल रही है। इतने बड़े बड़े परिवर्तन और इतने बड़ा बड़ा परिवर्तन, और 34 देशों के रक्षा मंत्रियों का बेंगलुरु में डिफेंस एक्सपो हुआ। यह भारत के लिए नहीं, दुनिया के इतिहास की इकलौती घटना है जब यूरोप अमेरिका के बाहर 34 देशों के डिफेंस मिनिस्टर कभी आए हों। ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, इनको जहर दिखाई पड़ता। घनश्याम जी के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा, भाई ये तो सबसे पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड के एजुकेटेड हो, समाजवादी पार्टी में शायद सबसे पढ़े लिखे हैं, मगर इनको तो ध्यान ही नहीं आता। वाह भाई वाह, आपको तो बाहुबलियों की धमक में सत्ता की चमक दिखती थी, दंगों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, अदालत में हुए धमाकों की आवाज में केसेस विड्रॉ करते थे, उसमें सेकुलरिज्म के सुर सुनाई पड़ते थे। आज कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और मैं अब बहुत टेक्निकल बात करता हूं, सतपाल मलिक जी ने जो बात बोली है, ये बताइए, पैरामिलिट्री फोर्सेज या आर्म फोर्सेज का मूवमेंट होता है तो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, कंसर्न ऑफिसर के अलावा किसी को पता नहीं रहता। गवर्नर कहां से बीच में आ गए? दूसरी बात मैं पूछता हूं, अगर उन्हें जहाज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, तो डीजी सीआरपीएफ या होम सेक्रेटरी को बोलेंगे। गवर्नर कहां से बीच में आ गए? तीसरी बात मैं कहता हूं, 5 जहाजों की जरूरत थी, गवर्नर साहब कह रहे हैं मैं 5 जहाज देता। मैं 5 जहाज आपकी जेब में है क्या? भारत के किसी गवर्नर के पास एक भी जहाज नहीं रहता, सब स्टेट गवर्नमेंट के जहाज रहते हैं, और किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास 5 जहाज नहीं है। और जो सैनिकों को ले जा सके, सिपाहियों को ले जा सके, वो बड़े बड़े जहाज एयरफोर्स के होते हैं। एयरफोर्स के जहाज कहां से गवर्नर दिला देंगे? बल्कि गवर्नर साहब को अगर एयरफोर्स के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना होता तो परमिशन लेनी पड़ती एयरपोर्ट से। कोई कुछ भी बोल देता है, और घनश्याम जी जैसे पढ़े लिखे लोगों की आंखों में और हमारे विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, इनके कानों में मोदी घड़ा के ऐसे नगाड़े बज रहे हैं कि उसमें कॉमन सेंस भी भूल जाते हैं कि भाई इन सब चीजों का संबंधित व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। वो एक अलग बात है जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भाई तब उनकी आत्मा काहे नहीं जागी थी इस समय, वो तो अलग बात। मैं तो प्योर टेक्निकल बात कह रहा हूं। मेरे कोई भी मित्र बता दें कि सैकड़ों ये सिपाहियों को ले जाने योग्य जमा सिर्फ एयरफोर्स के पास रहते हैं। गवर्नर साहब कहां से बीच में आ गए? कहां से गवर्नर साहब कहने लगे? किससे कहने लगे? अगर उन्हें चाहिए होगा तो सीधे संबंधित व्यक्ति से बात करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, निराधार आरोपों के आधार पर मुद्दे को भटकाना इनका काम है। इसीलिए मैंने कहा जितने वक्तव्य मोदी जी का नाम लेके जहरीला सांप और जाने क्या क्या, कांग्रेस के ऑफिशियल उस पे ट्विटर हैंडल पे तू चाय बेच चढ़ गया था, बाद में हटाना पड़ा था। इसलिए मैं कह रहा हूं मुद्दे पे बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए डाइवर्ट कर। अतुल जी, मुद्दे पर बात नहीं कर पा रहे आप लोग, मोदी घृणा में इतने रम गए कि राजनीतिक विद्वेष की पराकाष्ठा पार कर दी है। अतुल जी, 2-3 सवाल के जवाब देना। पहले तो मैं संगीत रागी जी के सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि ये सोनिया जी आने के बाद में ये बात शुरू हुई, तो मेरे ख्याल से जब इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया कहा गया तब सोनिया जी की शादी भी होने की थी। इंदिरा जी को जिस तरह से इंदिरा जी के बारे में बात की गई तो वो सारे देश को मालूम है। और राजीव जी के बारे में जो बात साध्वी ऋतंभरा जी थी, उन्होंने तो हमारे नागपुर में ही कहा था, मैं बच्चा था तब, लेकिन मुझे अभी भी वो सारी बातें याद है। और वही राजीव गांधी, उन्हें जब पता चला
कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के विपक्ष के बड़े नेता जिनके घुटनों का ऑपरेशन होना जरूरी है और वो अमेरिका में ही होगा, तो उन्हें एक दल का डेलीगेशन का हेड बनाकर वहां भेजा जाता है और उनको बुलाकर ये बताते हैं कि अटल जी आपको ये काम के बाद भी वहां रुकना है और आपको अपना इलाज करवाना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नरसिंह का देहांत हुआ उस वक्त ये कहा था उन्होंने कि हाँ, ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ उसका सारा श्रेय जो है, उसका सारा श्रेय नरसिंह राव जी को जाता है और नरसिंह राव जी को उन्होंने इस तरह से श्रद्धांजलि दी। तो ये एटमॉस्फेयर था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं और मोदी जी पिक्चर में आए 2013 में, इनके सारे सांसद पार्लियामेंट में उस वक्त के बहुत शालीन इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चोर पार्लियामेंट में कहते, बाहर भी नहीं कहते, चोर पार्लियामेंट में कहा गया है। तो ये सारी समय और बहुत सारे यानी इस देश के प्रधानमंत्री रेणुका चौधरी जी को क्या कहते हैं पार्लियामेंट में खुद के स्पीच में, ये भी सारे देश ने जो है देखा है। मनरेगा के बारे में क्या कहा वो भी देखा है। मनरेगा एक स्कीम है जो गरीबों के लिए है और उसको गाड़ देने वाले थे, उसका थड़का बनाने वाले थे, ये भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन इससे इत्तेफाक रखना गलत बात है। तहसीन भाई ने जो कहा कि इस तरह की शब्दावली, इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह से विपक्ष को खत्म करने के लिए सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का इस्तेमाल, इसलिए इस्तेमाल क्योंकि वो इनके पार्टी में आते बराबर एक टाइप के वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं। तो मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है? आज राहुल कुल नाम के एक हमारे यहाँ विधायक है भाजपा के महाराष्ट्र में, उनका एक शुगर फैक्ट्री है जिसने 500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, जिसके प्रूफ देकर गृह मंत्री जो है हमारे फडणवीस जी उनको दिए हैं, प्रधानमंत्री जी को दिए हैं और अमित शाह जी को भी दिए हैं। लेकिन उसकी इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी लगाने की कोशिश नहीं होती। ईसीआर जो देते हैं अतुल जी, तो हमने दिया। अभी मैं सुधांशु जी की बात आता हूँ, सुधांशु जी की बात करता हूँ। हाँ, सुधांशु जी ने कहा कि वो गवर्नर का क्या रोल होता है? गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट, और वहां पर जब तुम्हारा गवर्नर है तो गवर्नर कैन ऑलवेज आस्क। उन्होंने कहा कि मुझे अगर पूछते तो मैं एयरफोर्स को रिक्विजिशन देता या मैं गृह मंत्रालय से सीधी बात करके जो है रिक्विजिट कर देता 5 प्लेन। दूसरी बात, टेक्निकल बात, सीआरपीएफ के 2500 जवान हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 1 जिसका एलिवेशन जो है पाकिस्तान ऊपर है और हमारा हाईवे नंबर 1 नीचे है, और वहां से सीधा शेलिंग, आर्टिलरी शेलिंग में वो आ सकता है। उसके बावजूद 2500 सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जो है वो बाहर उड़ गया। तीसरी एसओपी रहती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो ये होता है कि 1 घंटा पहले पूरा जो है रोड जो है वो क्लियर किया जाता है और 1 घंटा बाद में भी। लेकिन उसके बाद भी 300 आपने गवर्नर की भूमिका का जिक्र नहीं किया, जो सवाल उनसे पूछा उन्होंने पूछा। बहरहाल वो उस मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। आज प्रधान जी बयान वाले मुद्दे पर रहते हैं। अतुल जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, घनश्याम तिवारी कुछ कहना चाह रहे हो, संगीत जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। घनश्याम तिवारी जी देखिए, मैं संक्षिप्त में बात रखूंगा। सबसे कम मैंने बोला है, मुझे 3 वाक्य दीजिए। पहली बात कि अगर जो सवाल है प्रधानमंत्री जी ने सुना तो जवाब क्यों नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने पढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में 40, 50, 100 हेलीकॉप्टर यूज होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में 100 हेलीकॉप्टर यूज कर सकती है, वो देश के जवानों को 5 जहाज नहीं दे सकती, ये सुधांशु जी कह रहे हैं। और ये जहाज गवर्नर से नहीं मांगे गए थे। मुझे लगता है कि पहले तो मैं इसकी तारीफ करूंगा कि पिछले 2 हफ्ते में जिस विषय पर एक भी टीवी बहस नहीं हुई, उस पर सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रवक्ता हैं जिन्होंने साफ गोई से पार्टी का पक्ष रखा है। और उसमें मुझे मैं हतप्रभ हूं कि सरकार कह रही है कि सीआरपीएफ के जवानों को 5 जहाज नहीं दे सकते थे। मुझे लगता है कि इस पे या तो राजनाथ सिंह को बोलना चाहिए या सरकार को बोलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने सुनना शुरू किया है तो इस पे बोलना चाहिए। सबसे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री पर यही है। ठीक है, घनश्याम जी का आपका जवाब है, सुधांशु जी से लूंगा, लेकिन तहसीन वेट करें। लेकिन संगीत रागी से एक सवाल ले लेता हूं। संगीत रागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमान के पास आ रहा हूं। संगीत रागी जी। नहीं, मैं बस इस बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल पक्ष और विपक्ष के बीच में बड़ा अच्छा संवाद था। आपको ध्यान होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता अमेरिका के अंदर कुछ नशीली पदार्थों के साथ पकड़े गए थे, और तब भारत सरकार ने उस समय हस्तक्षेप करके उनको बचाया था। यदि उस समय उनको नहीं बचाया जाता तो आज भारतीय राजनीति में वो कहीं भी नहीं होते। तो ये भी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराना इसका एक सैद्धांतिक पक्ष पर जरा जोर दीजिएगा। जब आप गाली गलौज क्यों करते हैं? जब आपको राजनीति में नए प्रयोग करने की आपके पास क्षमता नहीं होती है, जब आप राजनीतिक तौर पर आप किसी को मात नहीं दे पाते हैं और आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं,
मैं सिर्फ ये नहीं इसका कहता जवाब हूँ, ये देना। राजनीतिक विक्षिप्तता है जब आप गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी को आपने देखा, प्रधानमंत्री उनसे उम्र में कई बड़े हैं, राहुल गांधी तो मुझसे भी छोटे हैं, लेकिन उन्होंने मोदी तू पिटेगा, तू डंडा से पिटेगा, ये तू तड़ाक की भाषा जो कहाँ का संस्कार है, कौन सी ऐसा संस्कार आज तक मैंने नहीं देखा है। मनमोहन सिंह जी को ये कहा गया कि भाई, और गूंगी गुड़िया तो उनको कांग्रेस के अंदर भी लोग कहा करते थे, जो सिंडिकेट है उनको गूंगी गुड़िया बनाना ही चाहती है, रखना ही चाहती थी। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मनमोहन सिंह जी को ये कहा गया कि भाई आप एक प्रधानमंत्री के तौर पर आप नहीं काम कर रहे थे। ये तो संजय बारू ने अपनी किताब लिख करके सब बता भी दिया है। मैं सिर्फ ये कहना, राहुल गांधी ने कैबिनेट का नोट फाड़ दिया था, मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे, चुप घूंट पर के पी कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की गरिमा को उन्होंने नहीं रखा था। तो ऐसी व्यंग्यात्मक लहजे को आप इससे तुलना नहीं कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी तू पिटेगा, तू डंडा से पिटेगा। ये भाषा कांग्रेस के अध्यक्ष जी, राहुल गांधी के द्वारा। आपकी बात संगीत रागी जी, आपकी बात सामने आ गई। आप ये कह रहे हैं कि जब राजनीतिक मैदान में मुकाबला करने की क्षमता नहीं होती है तो भाषाई मर्यादा गिरती है। तहसीन जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला। 12 से संगीत रागी जी, मैं उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे मेरे दोस्त है, लेकिन दो चीज फैक्चुअली गलत कहा उन्होंने, बड़ी विनम्रता से फैक्ट चेक कर लो। एक, राहुल गांधी साहब ने कभी भी ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं इस ऑर्डिनेंस का समर्थन नहीं करता हूं, और कैबिनेट ने उस ऑर्डिनेंस को दोबारा से वापस लिया। इसमें मैं आपको खबर बता दूं, जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कहा कि हम ऑर्डिनेंस को साइन भी नहीं करेंगे। उन्होंने कपिल सिब्बल लॉ मिनिस्टर से बुलाया था ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन करने को। सबसे पहली बात, उन्होंने अपना सजेशन दिया और ऑर्डिनेंस ले लिया, कभी ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा। एक, दूसरी बात, जिस नेता की बात कर रहे हैं अमेरिका में, ये देखिए, जो अतुल भाई कह रहे थे बिल्कुल सही है। झूठ बोलो, झूठ फैलाओ और फिर उसको व्हाट्सएप रूमर में इसको सिद्ध कर दो। ये बात अमित शाह जी ने जयपुर में भी बोली, हम कुछ भी झूठ बोल सकते हो, फैल जाता है। मैं उसको क्लैरिफाई करता हूं। उस नेता के पिताजी इस मुल्क के लिए शहीद हुए। वो नेता और उसके जो सबसे अच्छे दोस्त थे, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए रोके गए क्योंकि पासपोर्ट पे नाम अलग था, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थी। और ये जो इन फाइल्स है, ये फाइल्स वर्तमान सरकार ने क्लियर किया, अमेरिका इंडिया की फाइल्स। लेकिन एक नेता के बेटे को आप झूठ बोलते, ड्रग्स के लिए पकड़ा गया, और जो नेता का बेटा असल में पकड़ा गया, जिसके विजुअल्स इंडिया टीवी पे चले, वो भाजपा के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उनके ऑफिशियल घर से पकड़े कोकेन के साथ, शैंपेन और कोकेन के साथ। मैं नाम नहीं लूंगा, वो नेता का लड़का भी मेरा दोस्त है। तो प्लीज विनम्रता से आपसे कहता हूं संगीत रागी जी, जो गलत है उसको मत बोलो। इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने वो डोजियर्स खोले हैं, और वो इसलिए रोका गया था, पासपोर्ट पे नाम अलग था, पासपोर्ट पे नाम सिक्योरिटी रीजंस के लिए अलग था। मत ऐसे कीजिए, उसके पिताजी ने इस देश के लिए जान दी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो पकड़ा गया था वो आपके नेता का लड़का था, शैंपेन और कोकेन के साथ। तस्वीरें इंडिया टीवी पे चली थी। लेकिन वो मामला नहीं है, वो मसला नहीं है। मसला है क्या इस वक्त कांग्रेस कर्नाटका जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है। मैं दोबारा से कांग्रेस से गुजारिश करता हूं, कर्नाटका, नौकरी, इकोनॉमी, यहां वहां मत भटको। कर्नाटका का चुनाव आप जीत रहे हैं। तहसीन, मैं तो वैसे सभी नेताओं की बड़ी तारीफ करना चाहूंगा। मुद्दे को बड़ी स्मार्टली आप लोगों ने जिस तरह से डाइवर्ट किया, कोई पुलवामा अटैक पे चला गया तो कोई बेरोजगारी पर, बाकी मुद्दों पर चला गया। कर्नाटक के चुनावी मुद्दे और खड़गे जी के बयान पर कोई जवाब ही नहीं मिला मुझे कॉन्क्रीट। और तहसीन, आपसे तो मेरा सवाल भी यही था कि जब राजनीतिक पिच पर पिछड़ने लगते हैं और जीतने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती है तो प्रधानमंत्री को गाली देना विकल्प बचता है। आपने उस पर संगीत रागी को जवाब देकर आप भी उधर से निकल लिए। मैं सीधा सवाल यही पूछना चाह रहा था। सुधांशु जी से मैं जवाब ले लेता हूं। सुधांशु जी, देखिए, मैं एक दो चीजों में तहसीन भाई को टेक्निकली भी कह दूं कि राहुल गांधी जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ साफ कहा था कि उसे मैं फाड़ने लायक समझता हूं, और जो सरकार आपकी है उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या था, सिर्फ प्रधानमंत्री को अपमानित करने के अलावा और क्या था? वो तो एक फोन कॉल पे काम हो सकता था। छोड़िए उस विषय को, मैं सिर्फ ये आज के विषय पर रहना चाहता हूं, वो कर्नाटक। पहले मैं बताना चाहता हूं, जो तहसीन जी ने कहा अच्छी बात है, इकोनॉमी, कर्नाटक, रोजगार। आपको पता है कर्नाटक में पिछले 2022 में भारत में 75 सालों में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, और भारत के एफडीआई में कर्नाटक का हिस्सा कितना है? 38%, 38%। सबसे ज्यादा एफडीआई अगर आया है तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में 26%, महाराष्ट्र से ज्यादा कर्नाटक में आया। सामान्यतः महाराष्ट्र में आता है क्योंकि मुंबई वहां की कैपिटल है। और सुनिए, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसमें कि कर्नाटक आगे है,
इसमें जानते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है? 53%, 53%। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हमारे टाइम में तेजस HAL में, टुमकुर में हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री, हमारे टाइम में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री, हमारे टाइम में आईफोन की फैक्ट्री, और अटल जी के जमाने में माइक्रोसॉफ्ट ने पहला अपना ऑफिस बेंगलुरु में खोला था। बताए कांग्रेस के जमाने में कौन सी ऐसी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की इंडस्ट्री आई? ये तो हुआ कर्नाटक का जवाब। अब मैं आपको ये आज के विषय के ऊपर कहता हूं, बिल्कुल सही बात है जो संगीत राठी जी ने कही। अरे एक दौर था, अटल जी ने इंदिरा जी की भी तारीफ की थी 71 में, एक दौर था कि सन 62 के युद्ध में जनसंघ तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन जवाहरलाल नेहरू जी का इतना साथ दिया था, जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था उस पर कि नेहरू जी ने प्रसन्न होकर 26 जनवरी 63 को बुलाया था गणतंत्र दिवस की परेड में। PV नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना राजनीतिक गुरु कहा था, और अटल जी ने जेनेवा में विदेश विपक्ष के नेता होते हुए विदेश में जाकर नरसिम्हा राव सरकार का कश्मीर के मुद्दे में समर्थन किया था, तो घर में आके विरोध किया था। बिल्कुल सही बात है, तब तक स्थिति खराब नहीं थी। जब से सोनिया जी और राहुल जी का युग आ गया, उसके बाद से अचानक इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की शैली और भाषाओं में निम्नतम, पुनः मैं बॉटम लाइन बता देता हूं, मौत की कामना और मौत का प्रकार हमने कभी आपके किसी नेता को किया हो तो बताइए, इवन आपातकाल के दौर में भी। और आपके मैं आधा दर्जन एग्जाम्पल बता सकता हूं जहां मोदी जी का नाम लेकर मौत और मौत की कामना और मौत के प्रकार बताए गए। इससे ज्यादा निम्नता हो ही नहीं सकती। देखिए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का यह बयान और बीजेपी की प्रतिक्रिया इस कर्नाटक चुनाव में क्या रंग लेकर आती है, देखने का विषय होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त सीमित था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।